बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है, और ये खबर है जनाब बलूचिस्तान से बूसा खेल के इलाके में 20 से ज़ायद मज़दूरों को एक मरतबा फिर अगवा कर दिया गया है। यहाँ एक तामीराती कंपनी काम कर रही थी, उसका जो कैंप था वहाँ पे अचानक मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने हमला किया। पहले फायरिंग की, हवाई फायरिंग थी, मज़दूरों को अगवा किया और जाते हुए जो है वो 8 बल्डोजर्स और बहुत सारी मशीनरी जो है उसको जलाकर वो चले गए। पुलिस कह रही है जी हम कार्रवाई कर रहे हैं और बाजियाबी के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता दिन जो है वो भी पंजगूर में 7 मज़दूरों को जो है वो कत्ल किया गया था, जबकि एक मज़दूर ज़ख्मी हुआ था। ये अफसोसनाक वाक़यात लगातार बलूचिस्तान की सरज़मीन पे हो रहे हैं और इनका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। रियासत पाकिस्तान को अपनी पूरी तवज्जो इस तरफ लगानी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आफ्टर शॉक्स हैं कल के एहतजाज के, और इस एहतजाज ने हुकूमत की और हुकूमत के हमायती जितने भी लोग हैं उन सबकी चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। इस एहतजाज ने लर्जा तारी कर दिया है हुकूमत के ताकत के ऐवानों में, और उनको आइडिया नहीं था कि इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अभी जब इमरान खान ने फौरी तौर पे 3 नए शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और उसके बाद अगला जो लायामल है वो भी मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि अब जिन जिन MNAs के ऊपर थोड़ा बहुत भी शक है कि वो कहीं पे इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो उनके इलाकों में भी एहतजाज शुरू करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब थोड़ी सी अग्रेसिव है, जबकि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर अग्रेशन के बावजूद बुरी तरह शिकस्त खा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, आलमी मीडिया पे वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं, उन्हें मार पड़ रही है। और अब तो हुकूमत के जो बहुत बड़े बड़े हमायती हैं, मिसाल के तौर पर नजम सेठी साहब, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी अब बातें होना शुरू हो गई ऊपर, वहाँ जहाँ पे फैसले होते हैं ना, जिधर कबूलियत होती है कई लोगों के मुताबिक। जैसा कि अंसार आबादी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी चाहिए होती है, तो फौज से टक्कर ना लें। तो देखें, कोई भी फौज अवामी मकबूलियत के बगैर सर्वाइव नहीं करती। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी फौज बनाई गई थी, दुनिया की खित्ते की सबसे महंगी फौज बनाई गई थी। अफगानिस्तान में बड़ा पैसा खर्च किया गया था, वो रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि उनके पास अवामी मकबूलियत नहीं थी। तो जहां पे आप कबूलियत की बात करते हैं वहां मकबूलियत को भी आप मद्देनजर रखें कि अवामी मकबूलियत के बगैर ना पॉलिटिकल पार्टीज कुछ होती हैं, और स्पेशली जो फोर्सेज होती हैं या खास तौर पे फौज होती है किसी मुल्क की, उसके साथ अवाम का खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इस तरह के जो मशवरे दिए जाते हैं, मैं अंसार आबादी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो ये मशवरे इस तरह ना दिया करें। इससे तासुर ये जाता है कि जैसे फौज पाकिस्तान के अंदर ये सारा गंद मार रही है, यानी इससे वो कोई फौज का भला नहीं कर रहे, इससे वो फौज के ऊपर बराह रास्त एक चार्जशीट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वो लोगों को डराना चाह रहे हैं कि जनाब आप सरेंडर करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, तो ये नामुनासिब है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप सब लोग ये कहा करते थे कि फौज को कोई हक नहीं है, किसी किस्म की फौज की कबूलियत नहीं चाहिए, सियासतदान मुल्क चलाएंगे। तो आज आपको क्या हो गया? बहरहाल अब आ रहे हैं इस बात पे कि रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में इमरान खान साहब के खिलाफ भी, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी, जी इन सब के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और मुकदमा किन चीज़ों के? जी इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की है, बलवा किया है, पेट्रोल वाले बम मारे हैं और तोड़फोड़ की है और मनसूबाबंदी की है, और इसके अलावा मुल्जिमान ने आवाम का रास्ता रोका है। हालांकि 4 ज़िले इन्होंने बंद कर दिए थे कंटेनर लगा लगा के, और इवन जहाँ पे इनको कंटेनर नहीं मिला वहाँ पे कनाते लगा के इन्होंने गलियाँ बंद कर दी थी। तो वहाँ पे भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब मुल्जिमान ने आवाम का रास्ता रोका है और टायर और कपड़े जलाए हैं। पेट्रोल बम भी पुलिस ने जनाब बरामद कर लिए हैं, वो प्लास्टिक की बोतलों वाले होंगे। नॉर्मली पुलिस जो है, पंजाब पुलिस का इसमें बड़ा तजुर्बा है कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर ये बम बना के चला भी लेते हैं और इन पर चल भी जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब तो जेल में मौजूद है, उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दी थी, और उनके कॉल देने के बाद दफा 144 लगी थी। तो इमरान खान साहब की तो कॉल थी, उनके ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज जो होना चाहिए वो तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिनकी निशानदेही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे थे कि ये नकाबपोश आग लगा रहे हैं, ये देखिए ये नकाबपोश पुलिस वालों पे जो है वो गुलेल चला रहे हैं, देखिए नकाबपोश क्या कर रहे हैं। तो वहां पे तो कोई पुलिस ने ना कार्रवाई की, ना किसी बंदे को पकड़ा। अब रावलपिंडी में जो गिरफ्तारियां अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड पे लाई गई हैं उनकी तादाद 103 है, यानी सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारों को छोड़ दिया पुलिस ने, लेकिन 103 ऐसे कारकुनान हैं जिनकी गिरफ्तारी सिर्फ रावलपिंडी में जाहिर कर दी गई है, और 12 खवातीन जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कैदियों की वैन जब अदालत में आई कचहरी में, तो वहां पर फिर रोला पड़ गया। जो कैदियों वाली गाड़ी है उसके अंदर से कौन बजाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लगाना शुरू हो गए, और अदालत के अंदर भी इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। अब अदालत के अहाते में कैदियों वाली वैन में ठुस के लाए गए कैदी अगर ये नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत हद तक बदल चुका है, लोगों का खौफ टूट चुका है। समाविया ताहिर साहिबा जो हैं वो MNA की उम्मीदवार थी, उनके साथ ज्यादा सलूक किया गया। कल को मरियम नवाज या उनके जो टिकटॉकर्स का पूरा एक ग्रुप है वो कभी औरत कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कल तक अली अमीन गंडापुर के बैंड बाजे वाले बयान के ऊपर मातम करने वाले, उन्हें यह मंजर नजर नहीं आया कि एक मेंबर कौमी असम्बली, और मरियम नवाज तो हारी हुई है, जो समाविया ताहिरा वो जीती हुई है, और एक जीती हुई रुकन असम्बली का बाजू पकड़ के कैसे घसीट के पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, उनका दुपट्टा फाड़ा गया। उन्होंने बताया कि खालिद नाम का कोई पुलिस वाला है, उसने मुझे घसीटा है, मेरे साथ बदतमीजी की है, जबकि कुछ नकाबपोश लोग भी थे जिन्होंने बदतमीजी की, और समाविया ताहिर साहब ने सारी बात बताई है। खवातीन का 1 दिन का रिमांड दे दिया गया है, हो सकता है कि कल उनको जमानत मिल जाए, जुडिशल कर दिया जाए या जमानत मिल जाए, या हो सकता है केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए।
लेकिन फिलहाल खवातीन को जो है वो पुलिस की कस्टडी में 1 दिन के रिमांड के ऊपर दे दिया गया है। अब इसमें एक 80 साल से भी बड़ी उम्र है उनकी। कुछ लोग कह रहे थे 90 साल की है, लेकिन वो 80 साल से तो प्लस ही हैं। उनका चेहरा देखकर ही लगता है। वो एक खातून है, उनका नाम है जी बुजुर्ग खातून है और रोशन बीबी उनका नाम है। उनको भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये खातून पेशावर से आई थी एक मज़ार पे हाजिरी देने के लिए और इन्हें पता चला कि इमरान खान ने कॉल दी हुई है एहतजाज की, तो ये वहाँ से अपना रास्ता बदल के एहतजाज में चली गई लियाकत बाग। वहाँ इन्होंने एहतजाज किया। बहुत ही बुजुर्ग खातून है, सही तरह चलती भी नहीं है। उनको भी पुलिस ने उठाया, गिरफ्तार किया और लाकर मुकदमे में नामजद कर दिया और उन पर भी पर्चा डाल दिया है। अभी तक उनके घर वालों का कोई पता नहीं, जो वकला बता रहे थे। और उनके पर्स के अंदर 10-10 के नोट हैं, पैसे थोड़े बहुत हैं उनके पास किराए विराए के। और ये खातून जो है ये विक्ट्री का निशान बना रही थी। तो मरियम नवाज का एक नया रिकॉर्ड है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया कि पाकिस्तान की तारीख में 80 से 90 साल के बीच की जो एक खातून है उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा ना सिर्फ दर्ज किया बल्कि उनको गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद वो खातून भी विक्ट्री का साइन बना रही थी। तो आप लोग शिकस्त खा चुके हैं। ये जो माँ है ना, ये जीत गई है और बहुत बुजुर्ग है। और ये मनाते जब लोग देखते हैं ना तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान गंदा होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। और जब ये मनाते लोग देखते हैं तो उनके अंदर नफरत जन्म लेती है और उन्हें फिर इसके अंदर नजर आती हैं अपनी नानियां दादियां, अपने घर की खवातीन के, यार ये क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये क्या जबर है। अब कोई यानी आप इसको क्या जवाब दे सकते हैं? इसके ऊपर तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलना चाह रहे हैं मैं उनको ब्रेक लगा रहा हूं कि मैं और नहीं इस पर बोलना चाहता। लेकिन ये घटियापन की एक इंतहा है जो इन्होंने पार कर दी है। एक चीज और है जनाब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। मेरी उनसे बात भी हुई है। स्टेटमेंट तो आप सारों ने सुन लिया होगा अली अमीन गंडापुर का, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है वो मैं आपको चले बता देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी हम निकले थे एहतजाज करने के लिए और हमने एहतजाज करना था, रावलपिंडी पहुंचना था। हमने कई जो रुकावटें हैं 3-3 किलोमीटर के बाद आ रही थी, हमने बहुत सारी अबूर कर ली और आखिरी रुकावट के ऊपर जब मौजूद थे तो पार्टी ने उस वक्त कॉल ऑफ कर दिया कि जी एहतजाज का टाइम खत्म हो गया है, अब सब लोग वापस जाएं। तो गंडापुर साहब ने मुझे बताया कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस की बैक साइड पर जा चुके थे और पुलिस बीच में सैंडविच बनने वाली थी। कोई 10 से ज़्यादा पुलिस वाले पकड़े गए थे और मेरी कुछ और लोगों से बात हुई तो पता चला कि शाहिद खटक नाम के इनके एक MNA हैं, उन्होंने पुलिस वालों को रेस्क्यू किया और अवाम से बचाया। यही शायद वाकया है जो अली अमीन गंडापुर साहब बता रहे थे कि अवाम ने काबू कर दिया था पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों को रेस्क्यू किया है शाहिद खटक ने, जो वहाँ पे एक MNA है। और हो सकता है ये 2-3 वाकयात हों, लेकिन एक वाकया तो मुझे ये कुछ लोगों से पता चला है। फिर जनाब गंडापुर साहब ने कहा ठीक है हम वापस जाते हैं, एहतजाज मुकम्मल हो गया। और जब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया तो फिर कारकुन उनके रस्ते में आ गया। वहाँ उन्होंने एक तकरीर की और फिर वो वापस गए और उन्होंने बताया जी कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई है, जो उनके 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। बैरिस्टर सैफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके तर्जुमान है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि लोगों को पुलिस ने स्ट्रेट गोलियां मारी हैं और शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। अब ये इतनी खौफनाक और खतरनाक सूरत हाल है कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी आइंदा एक गोली को चलाएगा तो हम 10 चलाएंगे। मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस्लामाबाद से या पंजाब से जब लोग मिलने आते हैं, ऑफिशियल आए या वैसे आए, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बेशुमार लोग बार बार आते हैं, हम हमेशा इस्तकबाल करते हैं। ये यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इवन जिन लोगों की शक्लों से हमें नफरत है, हमें बुरा लगता है कि वो लोग जब आते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम ना सिर्फ उन्हें गले लगाते हैं बल्कि उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं पंजाब की जानिब या इस्लामाबाद की जानिब तो ये हमें पत्थर मारते हैं, हमें आंसू गैस मारते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको पंजाब से गिला? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो हम इलेक्शन जीते हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि पंजाब तो मेरा है, पंजाब में तो मेरा वजीर आला है, पंजाब में तो इलेक्शन मैं जीता हूं, ये तो वहां से इलेक्शन हारे हैं तो मुसल्लत किए हुए हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं पंजाब में इस्लामाबाद में दाखिल होने की, तो मैं उस टोले की बात कर रहा हूं जिसने वहां पे इक्तदार पे जाली तरीके से आगे फार्म 47 पे कब्जा किया हुआ है। तो ये फार्म 47 वाले भी जब आते हैं हमारे पास तो हम एहतराम करते हैं, मेहमान नवाजी में हम इनके ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, क्योंकि हम यकजहती चाहते हैं। लेकिन हमारा जो हक है जब हम वो लेने जाते हैं तो ये हमें मारते हैं। हमारे प्यार का जो है वो फायदा उठाते हैं और जब हम प्यार से इनको जवाब देते हैं तो ये हमें पत्थर से जवाब देते हैं, हमें तशद्दुद से जवाब देते हैं, गिरफ्तारियों से और मुकदमात से जवाब देते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि हम बुलाएंगे जगह, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये सीरियस है, ये छोटी बात नहीं है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि तमाम जरगों को बुलाया जाए और बैठ के उसके अंदर फैसला किया जाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कबायली साथ आएंगे अली अमीन गंडापुर के तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और क्या अली अमीन गंडापुर हर दफ़ा लोगों को रोक पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत की मनसूबाबंदी थी कोई सानिया मॉडल टाउन जैसी कोई चीज़ कर दी जाए। अच्छा, एक और खबर है, ये फजलुर रहमान साहब के हवाले से है, क्योंकि जो नई कमेटी बनी थी ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जस्टिस मुनीब अख्तर वाली, उसने जो है अपने मिनट्स जारी कर दिए हैं और अब कल के दिन में यानी पीर वाले दिन 11:30 बजे 11 बजे जो है वो केस सुना जाएगा 63A वाला। ये हुकूमत के पास आखिरी उम्मीद है
कि 63A के ऊपर अगर तमाम MNAs को आईनी तरमीम में वोट डालने का हक मिल जाए और वोट की गिनती हो जाए तो फिर हम दूसरी जमातों के MNAs को खरीद के अपने वोट पूरे कर लेंगे, ये उन्हें लगता है। लेकिन अब इसमें मुश्किलात पैदा हो रही हैं। क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। क्योंकि अंगूर खट्टे हैं तो फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और फजलुर रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया ये मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे दो मुहर्रिकात हैं। एक तो जनाब 300 से जायद जो पाकिस्तान के टॉप के वकला है, जो बड़े वकील है पाकिस्तान के, उन्होंने 317 के करीब वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को खुला खत लिख दिया है और उनसे अपील की है कि वो किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, चाहे वो आईनी अदालत है चाहे जो मर्जी है। खत में लिखा गया है कि नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। पीसीओ कोर्ट में आपको याद दिलाऊं, परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में जब सारे जज फारिग कर दिए थे तो पीसीओ के तहत उन्होंने एक हलफ लिया था और नए जज भर्ती करके लगा दिए थे। उन्होंने कहा जी हमारा पीसीओ है, इसके तहत जो जो जज हलफ ले लेगा तो वो जज बन जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने हलफ लेके पीसीओ जज बन गए थे, लेकिन फिर वो सारे ही फारिग हो गए थे वकला तहरीक के नतीजे में, फिर वो कभी भी जज नहीं रहे। तो उन्होंने ये वार्निंग इसलिए दी और पीसीओ का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि जो भी जज बनेगा नई अदालत का वो वकला तहरीक के मुताबिक फारिग हो जाएगा और वकला उसको जज नहीं मानेंगे। तो जनाब उन्होंने कहा पीसीओ जज जैसी उनकी हैसियत होगी, नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जज से मुख्तलिफ नहीं होंगे, यानी उनका अंजाम भी वैसा ही होगा, फिर वो कभी जज नहीं होंगे। डोगर कोड याद है ना आपको? अगर नहीं याद तो मैं आपको बता दूं कि जब पीसीओ के तहत जिन जिन जजों ने हलफ लिए थे वो सारे तारीख का हिस्सा हो गए और वकला में आज भी उनको इज्जत की नजर से उस तरह से नहीं देखा जाता। खत में यह भी लिखा गया कि तरमीम के लिए रात की तारीकी में सामने आया, नंबर पूरे करने के लिए जो कुछ भी किया गया वो सारा सबके सामने है। मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी ना आशना थे, उनको पता ही नहीं था, ना वाकफ थे, उनको पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि मुजव्वदा आईनी तरमीम को हमारी हमायत हासिल नहीं है, आईनी तरमीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं करवाई गई, सिर्फ कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है और उसके अंदर भी कोई नहीं है इस तरह की बात। तो बहरहाल ये वकला ने अब एक बड़ा क्लियर ऐलान कर दिया कि वकला की तारीख तकरीबन तैयार करी है। तो फजलुर रहमान साहब पे एक प्रेशर तो ये है, एक प्रेशर और है फजलुर रहमान साहब पे, और वो मैं आपको बताता हूं क्या प्रेशर है। फजलुर रहमान साहब से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने आखिरी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब हमारी पहले तैयारी नहीं थी, हम क्योंकि बहुत सारे एहतजाजों में और चीज़ों में उलझे हुए थे तो हमें आइडिया ही नहीं था, और हमारे 8-9 बंदे गायब कर दिए गए और उनको गायब करने के बाद आपसे मांगी गई मदद, और आपने जो है वो कभी आप उनकी साथ बात सुनते थे कभी हमारी बात सुनते थे, तो उस वक्त तक हमें बड़ी अशद ज़रूरत थी कि आप हमारे साथ खड़े हों। लेकिन मौलाना साहब अब वो हालात नहीं है, हमने अपने बंदे काबू कर लिए हैं, 2-3 बंदों की बात है वो भी काबू हो जाएंगे, और हुकूमत के बंदे भी अब हुकूमत को कुछ वोट नहीं दे रहे। तो अगर आप मौलाना साहब अब वोट डालना भी चाहें तो आप हुकूमत का साथ भी दें, फिर भी हुकूमत के नंबर पूरे नहीं होंगे। ये पैगाम भी फजलुर रहमान साहब को दे दिया गया है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो 2 मेंबर मैं आपको कह रहा था कि हुकूमत के टूट गए हैं, जनाब वो 100% टूट गए हैं। 2 वोट हुकूमत के 100% कम हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था एक 100% है और दूसरा 80% है, नहीं, दोनों वोट हुकूमत के हाथ से जा चुके हैं। और इस वक्त एक वोट और है ऐसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके ये कह रहा है जी अगर आप मुझे टिकट दे देंगे ना अगली दफा इलेक्शन लड़ने के लिए तो मैं फिर वोट नहीं डालूंगा। आप मुझे टिकट देने का वादा करें, मैं आइंदा वोट नहीं डालूंगा आईनी तरमीम के हक में, मेरी सीट जाती है तो जाए, वो मैं जानूं मेरा काम जाने, आप मुझे टिकट दे देंगे, क्योंकि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ये एक और भी वोट है जो टूट सकता है हुकूमत का। हुकूमत के अपने अगर 3 बंदे टूट जाते हैं तो हुकूमत पीटीआई की अगर 3-4 तोड़ देगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना साहब अपने 8 दे भी देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वो काफी नीचे चले गए हैं इन 2 बंदों के टूटने के बाद। तो फजलुर रहमान साहब ने इस मौके के ऊपर स्टेटमेंट दी और फजलुर रहमान साहब की यही स्टेटमेंट इस मौके के ऊपर बनती थी। उन्होंने कहा जी मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो आईनी तरमीम का हक ही नहीं रखती। थोड़ा सा पहले आपको याद है फजलुर रहमान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यही 45 है या 47 है, यही सिस्टम चलेगा, यही ऐवान चलेगा। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। हमने बता दिया, हमें हल्का मत लें। मौलाना साहब को 2 चीजें समझ आ गई, एक तो अवाम में मकबूलियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर वो हुकूमत के साथ आईनी तरमीम में जाकर खड़े हो गए। दूसरा मौलाना साहब को समझ आ गई कि अगर जाकर मैं खड़ा भी हो गया तो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये हुकूमत इस आईनी तरमीम को किसी तरह भी कर सके। उसकी वजह यह है कि नंबर ही पूरे नहीं होंगे इसके बावजूद, और मौलाना साहब उनके कैंप में भी चले जाएंगे, उनके साथ खड़े भी हो जाएंगे, मतलूबा नताइज भी हासिल नहीं होंगे और अवाम के अंदर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अच्छा फैसला किया कि बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो कह दिया जो उन्हें कहना था। अब तक की जनाब सारी खबरें हैं, कल क्या होता है वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं नेक्स्ट वीलॉग में, सुबह आप सुनेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।